नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। शाम के 6 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। महासंग्राम 2024 को लेकर के सबसे बड़ी डिबेट, और आज की इस डिबेट में ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर चर्चा करें। ईआरसीपी का ये मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के पास था, वही मुद्दा अब बीजेपी के हाथ लोकसभा चुनाव में लग गया है। ईआरसीपी को लेकर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा भी निकाली थी। इस यात्रा के बावजूद कांग्रेस प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं कर पाई। अब सरकार बदलने के बाद भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही ईआरसीपी के साथ पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के साथ जोड़ते हुए मध्य प्रदेश के साथ एमओयू किया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी। लोकसभा चुनाव से पहले ईआरसीपी के मुद्दे को बीजेपी भुनाने में जुटी है, और इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी धौलपुर में प्रदेश में एंट्री कर रही है। इससे ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान से ही धन्यवाद यात्रा शुरू करके बड़ा सियासी दांव चला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ईआरसीपी आभार यात्रा पर निकल गए हैं। आज हम इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी की यात्राएं कितना आखिरकार जनता को लुभा पाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पच्चीस के लिए सियासी महासंग्राम। बीजेपी की आभार यात्रा से हुंकार। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा झूठ और लूट का काम किया, झूठ और लूट का काम। कांग्रेस ने रण में मारी एंट्री। ये यात्रा तो ऐतिहासिक है, पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर उसका मैसेज है। क्लीन स्वीप या खुलेगा खाता। न्याय यात्रा वर्सेस आभार यात्रा। तो आखिरकार न्याय यात्रा वर्सेस आभार यात्रा, इसका आगामी चुनाव को लेकर के क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कांग्रेस की यात्रा बीजेपी पर भारी पड़ेगी या बीजेपी की यात्रा कांग्रेस पर? सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से उस मुद्दे को लेकर के यात्राएं निकाली जा रही है, जिस मुद्दे पर विधानसभा में भी तकरार थी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर सीबी यादव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ। अपूर्वा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, तब उनको ले लेंगे। अब आप दोनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। और सबसे पहले शुरुआत जैमिनी साहब आपसे, क्योंकि आप कैसे देख पा रहे हैं आखिरकार जो न्याय यात्रा और आभार यात्रा जिस तरीके से निकाली जा रही है, आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जरा हमें समझाइए कि इसका प्रभाव क्या होगा। देखिए, निश्चित रूप से आज राहुल गांधी जी आगरा के जरिए, रास्ते के जरिए राजस्थान की धरा पर आ जाएंगे, और मुख्यमंत्री वो आधा घंटे के लगभग रुकेंगे राजस्थान में। तो एक तो आधा घंटे का कनेक्टिविटी और एक 2 दिन की कनेक्टिविटी, यानी 48 घंटे बनाम आधा घंटा। अब आधा घंटे में वो कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं, क्योंकि उसके बाद 5 दिन का ब्रेक है। वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से शायद लंदन जाएंगे, और उसके बाद 2 तारीख को फिर आकर वो मुरैना से के जरिए एमपी में एंट्री करेंगे और फिर बांसवाड़ा आएंगे। तो ये उनका रूट चार्ट है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री भजनलाल और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ईआरसीपी को लेकर, जो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री आज अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया कि श्वेत पत्र जारी करे। अरे भाई, किस बात का श्वेत पत्र जारी करें? आपने 5 साल जिस चीज को लटकाया, अटकाया, वो आज जमीन पर उतर रहा है। और जल्दी ही राजस्थान की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार डीपीआर बना रही है, और वो डीपीआर अप्रूवल हो जाएगा और 90% पैसा वहां से मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिए, बार बार में सचिन पायलट भी कह रहे हैं, अशोक गहलोत भी कह रहे हैं, ये एक बौखलाहट है कि वो कर नहीं पाए ईआरसीपी को। और 2018 में 39 में से केवल 3 सीटें बीजेपी को मिली थी, और 2000 आपने देखा अभी जो 23 में चुनाव हुआ उसमें 39 में से 20 सीटें बीजेपी को, 16 कांग्रेस को और 3 अन्य को। यानी जो पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस का जलजला था, वो जलजला शांत हो गया। और जन जागरण यात्रा में, जिस यात्रा के उद्घाटन में खड़गे साहब आए, प्रमोद जैन भाया के, वो हार गए, और ममता भूपेश के, जहां प्रियंका गांधी आई, ममता भूपेश हार गई। तो ईआरसीपी तो कांग्रेस के साथ रही नहीं थी। अब आज ये बात कर रहे हैं पानी कितना आएगा,
अरे भैया पानी तो आएगा। आज वो प्रोजेक्ट इन्होंने तो बनाया नहीं था, प्रोजेक्ट बनाया था वसुंधरा राजे ने, अशोक गहलोत ने उसको 5 साल अटका के रखा, और इसलिए कि वो जो मारवाड़ के लाल हैं, जो जल शक्ति मंत्री है, उनको पटकनी देना चाहते थे। यानी मारवाड़ जोधपुर में से एक जोधपुर का बेटा दूसरे जोधपुर के बेटे को सियासी जो कुश्ती है, दंगल है, उसमें चित करने के चक्कर में राजस्थान के 13 जिलों को चित कर दिया अशोक गहलोत जी ने। और आज कह रहे हैं कि पानी कितना आएगा। अरे पानी तो डीपीआर में खुलासा होगा, एमओयू तो आ ही गया है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान को पानी मिल रहा है, और भजन लाल जी की सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पानी आपको वहां से मिलना है, पैसा वहां से मिलना है। राजस्थान की फाइनेंशियल कंडीशन जो अशोक गहलोत जी छोड़ के गए, 5,62,000 का कर्जा है, ऐसे में राजस्थान तो कभी ईआरसीपी को पूरा कर नहीं सकता था। गहलोत जी दावा हमेशा करते थे हम हमारे दम पे करेंगे। अरे भैया, घर में नहीं दाना और अम्मा चली भुनाने, वो कहावत है आपको, घर में जेब में पैसे नहीं थे होते तो आप 5 साल में कर लेते ना। और सबसे बड़ी बात है कि जिस अंदाज में मुख्यमंत्री भजन लाल जी ट्रैक्टर चलाकर चल डीग में थे, आज करौली में हैं, जिस अंदाज में वो अपने लोगों के बीच में, क्योंकि वो भी पूर्वी राजस्थान के एक किसान के बेटे हैं, अटारी के छोटे से गांव के किसान का बेटा जब कमान संभालता है तो उसको पता है किसानी कितनी दर्द है। उन्होंने सदन में भी कहा था कि मैं बैल लेकर नागौर से भरतपुर तक जाता था, मैं खेत जो कुएं में 2-2 बार घुसकर हवा निकालता था मोटर की। तो वो जानते हैं पूर्वी राजस्थान के दर्द को। और आज जो अशोक गहलोत जी बयान दे रहे थे, बेहतर होता आज उनको अपनी गलती का शायद खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि मैं इसी एमओयू को मैं कर लेता तो शायद मेरी सरकार बच जाती। जो पूर्वी राजस्थान में जलजला था कांग्रेस का, वो कायम रह जाता और ये 70 के पार पहुंच जाते और सरकार बन जाती। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरा पछतावा ये भी है कि पुत्र मोह सबसे भारी होता है। जिस तरीके से आरसीए में कार्रवाई हुई है, उसके बाद अशोक गहलोत की ये बौखलाहट वाजिब और लाजमी है। बिल्कुल जयमिनी साहब, वापस आता हूं। डॉक्टर सीबी यादव साहब, क्यों ईआरसीपी अब आपको स्टंट लगती है? जब आप ईआरसीपी को लेकर यात्राएं निकाल रहे थे तब ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, अब क्यों है? और श्वेत पत्र क्यों जरूरी है? जैसा जयमिनी साहब ने भी सवाल खड़े किए। देखिए, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, और समर्थन भी उन परिस्थितियों में जब इन्होंने देश की तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लेकर के इस लोकतंत्र को पंगु बना दिया है, जब इन्होंने अवैध तरीके से, असंवैधानिक तरीके से जो पैसा उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त किया, और जो कंपनियों पर जिस तरह से ईडी के इनके तमाम छापे डाल करके उन्होंने अकूत संपत्ति जमा की, इन सारी परिस्थितियों के भीतर जब जनता को गौण कर दिया, जनता को जनता नहीं समझ रहे ये लोग, और इतनी तो छोड़िए आपके मीडिया जैसी संस्थानों को भी आज मीडिया जैसा संस्थान नहीं रहने दिया। उन परिस्थितियों के भीतर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो आने वाली लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उस समर्थन से ये घबरा गई है सरकार, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, और उसको काउंटर करने के लिए ये तमाम तरह की रणनीतियां रचती है। और उसके अंदर ये जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्व में प्रस्तावित थी तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको कोई बहुत बड़ा समर्थन मिल जाए या मीडिया का एक तरफा मामला कुछ उसको कहीं कवरेज मिल जाए, तो उस परिस्थिति के भीतर ये बौखलाहट दिखाती है कि वहां जाकर के ये आभार यात्रा निकालते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, किस बात का आभार यात्रा निकालते हो? आपने किया क्या है जो आभार यात्रा निकालते हो? अभी तक तो कुछ किया भी नहीं है। ईआरसीपी पर जो बजट अभी लेखानुदान पेश किया, उस पर 1 रुपया अलोकेशन नहीं दिया। अशोक गहलोत जी की हमारी सरकार ने 13,800 करोड़ रुपए उसको अलोकेशन किया। बिना पैसों के कोई काम होता थोड़ी है, केवल बातों से थोड़ी होता है। जब विधानसभा के अंदर इनसे पूछा जाता है कि ईआरसीपी का एमओयू है क्या, तो ये उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि ये एमओयू है क्या। आप देखिए, जनता को, विपक्ष को, इस देश के, इस राजस्थान की प्रजातंत्र को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि आखिर आपने एमओयू किया क्या है। सिर्फ और सिर्फ टीवी डिबेट पे आते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने एक तरफा भाषण देते हैं। उसके भीतर केवल और केवल आने वाले लोकसभा चुनाव में जो इनको घबराहट है उससे। सीबी यादव साहब, आप कह रहे हैं कि ये लूट खसोट, लेकिन ये तो बता दीजिए, झारखंड में फिर वो 100, 150, 200 करोड़ किसके घर से मिले थे? वो कौन सी पार्टी के नेता थे? अरे इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, सारे विपक्ष। नहीं, आपने अभी जिक्र किया कि ये तो भ्रष्टाचार और लूट खसोट की आपने बात की, इसलिए मैंने पूछा सर। और ये यादव साहब, कह रहे हैं, यादव साहब, सवाल का जवाब सवाल थोड़ी होता है। करें आप लोगों ने नहीं देखा,
चंडीगढ़ के मामले में क्या देखा है? पूरे लोकतंत्र नहीं को नहीं, सवाल का जवाब, सवाल थोड़ी, उस सवाल पर, उस सवाल का जवाब दीजिए ना। किसके घर से झारखंड में कौन सी पार्टी का सांसद था? 50 चीजों के भीतर ये मीडिया और अन्य लोग अब आप सवाल पूछते हैं। मैं ये कहता हूँ, ये हिम्मत भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं होती है कि वॉशिंग मशीन सबसे सवाल पूछने की हिम्मत है, अभी पूछेंगे, लेकिन आप तो जवाब दे दीजिए ना। यादव साहब आप क्यों चुप हो गए? अच्छा मुझे बता दीजिए, इतना बता दीजिए, आपने भ्रष्टाचार की बात की, अभी 1-2 महीने की तो बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। झारखंड में कौन सी पार्टी के सांसद थे जहां उनके घर से इतनी अकूत संपत्ति मिली कि जो मशीन है गिनने की नोट वो भी खराब हो गई? बताइए ना जरा, याद नहीं है आपको? मैं आपसे नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर याद नहीं है। नहीं आप, अरे मैं कह रहा हूं सवाल का जवाब सवाल थोड़ी है सर। नहीं सर, अभी आप कह रहे थे मीडिया सवाल पूछे, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं उसको? नहीं, मैं वही तो कर रहा हूं, ये बिल्कुल। तो फिर आप यूं कहिए कि भ्रष्टाचारी हमारे अंदर भी है उधर भी है, फिर आप एक तरफा अपने आप को दूध का दूल्हा बता रहे हैं, दूसरे को वॉशिंग पाउडर और मशीन बता रहे हैं। आप भी कहिए कि हम भी वैसे ही हैं। नहीं, मैं आपसे नहीं, देखिए अभी आप, और हर बात में आप मीडिया को दोषी ठहरा देते हैं यादव साहब। आप बार बार मीडिया पर, आपका उनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो ये पूछा, जब भ्रष्टाचार की बात आए झारखंड में कौन सी पार्टी के सांसद थे, बताइए ना सर। बात उनकी भाषा पत्रकार की तो लग नहीं रही थी, आपने एक सवाल नहीं पूछा बीच में। नहीं, आपने कहा इसलिए पूछा सर, काउंटर सवाल करना मेरा फर्ज है, मैं इसीलिए बैठा हूं यहां पर। नहीं तो मैं वही तो कह यादव साहब, मैं इसलिए बैठा हूं। अब मेरा जवाब तो सुनिएगा। तो मैंने तो आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब दे दीजिए। कौन सी पार्टी के सांसद थे जिनके घर से 200 करोड़ किससे ज्यादा की रकम बरामद हुई? बताइए ना। भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, चलिए ना अब। हाँ, भ्रष्टाचार पे बताने तो दीजिए जी, बताइए। भ्रष्टाचार इस देश की समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सर ऐसे थोड़ी ना लिखना है यहाँ पर, लेख थोड़ी ना लिखना है भ्रष्टाचार समस्या। मैं तो सवाल सीधा जवाब होता है। आप जवाब तो देने दीजिए सर, अगर जवाब की भूमिका इतनी, ये टीवी है सर, टेलीविजन में समय की पाबंदी होती है। आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे। या फिर आप कह दीजिए कि मैं नहीं देना चाहता। अगर आप ऐसे लिखेंगे, मैं कहूंगा भ्रष्टाचार पर किस घर के सांसद, कौन सी पार्टी के सांसद से बरामद हुए, तो आप कहेंगे भ्रष्टाचार देश की बहुत बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचारी इस देश में बहुत ज्यादा है। आजादी से पहले भी भ्रष्टाचारी थे, आजादी के बाद भी भ्रष्टाचारी हैं। ये समस्या जब तक चली गई है, ये ऐसे थोड़ी ना लिखना है। कोई लेख लिखना हो तब ये भूमिका की जरूरत होती है। नीचे गिर गया, आज तक की सबसे बदतर स्थिति में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल चलिए, यादव साहब जवाब नहीं देना चाहते, वो अलग बात है। आपने सवाल खड़ा किया, आपने सवाल खड़ा किया कि आभार किस यात्रा का प्रकट करना चाहते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जुड़ गई हैं, यादव साहब, मैं उनसे जवाब लेता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया, उस पर जवाब ले लेते हैं। आप नहीं देना चाहते मेरे सवाल का जवाब, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं। किया गया है, जो भी आप देख रहे हो सब कुछ इंटेंशनली होता है जी। लेकिन मेरा निवेदन ये है सर, आप अपनी बात रखिए, लेकिन बार बार मीडिया करते हैं। आप क्या कर रहे हैं उस पर? मैं आपसे पूछूं, किसको न्याय दिला रहे हैं आप? मैं आपसे पूछूं, जब आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार पर आपका स्टैंड क्या है? मैं आपसे पूछूं, क्या आपने भ्रष्टाचारियों पर, अपने ही पार्टी के कितने लोगों पर कार्रवाई की? क्या आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं है? देने देंगे ना, जब जवाब भी नहीं देने देंगे आपका। नहीं, आपने जवाब दिया ही नहीं सर। सवाल ही पूछते रहेंगे। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा। समय कब दिया आपने? मैं समय दे रहा हूं, आप बताइए ना। झारखंड में 200 करोड़ से ज्यादा की रकम कौन सी पार्टी के सांसद के घर पर मिली? बोलिए। हाँ, तो सबसे ज्यादा मैं आपको वो बता रहा हूं, ये जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, पूरी ईडी, सीबीआई और तमाम तरह की एजेंसियों का आज जो दुरुपयोग किया जा रहा है, 95%। जैमिनी साहब, अब आप ही बता दीजिए मुस्कुराते हुए, क्या सवाल का सही जवाब है? और सबसे बड़ा आप ही बता दीजिए। फिर ये कहेंगे कि मीडिया ये कर देता है, सवाल नहीं पूछते हैं। चलिए, राष्ट्रीय संस्था है ना, देखिए, जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन। अगर मैंने गलत सवाल पूछा इनसे तो आप बता दीजिए जैमिनी साहब। आप तो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सबको देखते हैं ना। 93वां स्थान कैसे आ रहा है, मैं ये देखिए, करप्शन पर बोलने का कांग्रेस को हक कम है, क्योंकि वो जो सांसद महोदय थे वो कांग्रेस के थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक आईएएस और एक आईपीएस, मनीष अग्रवाल, दौसा एसपी और नीरज के पवन, मनीष अग्रवाल और नीरज के पवन दोनों को अशोक गहलोत बचाते रहे, उनके खिलाफ परमिशन अब मिली। आप देखिए, अरे आप तो राजस्थान की बात करिए, सुप्रीम कोर्ट को छोड़िए, अपने राजस्थान, आप तो राजस्थान की बात करिए। जैमिनी साहब, अपूर्वा जी हमारे साथ हैं। अपूर्वा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। मैं आता हूं, आप अगर यादव साहब सुनिए ना, यादव साहब,
तब हम ईमानदारी के साथ अगर भ्रष्टाचार की भी खिलाफत करें ना, तब हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि हमारा फला सांसद था और हम इसके खिलाफ हैं, ये कहते हुए इतनी सी तो बात है सर। चलिए अपूर्वा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। अपूर्वा जी, सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप एक राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं ईआरसीपी के नाम पर, और किस आधार पर आप जो है आभार यात्रा निकाल रहे हैं? एमओयू का पता नहीं है, बोलिए बोलिए अपूर्वा जी। जी आ रहा हूं यादव साहब। हेमंत जी, आपकी जो सवाल है उसका जवाब देने से पहले जो अभी मैं आपके बीच में और यादव साहब के बीच की जो बातें थी उसको बड़े ध्यान से सुन रही थी, और मुझे जाने क्यों दो तीन जो बचपन में, क्योंकि ये ऐसे लिखने लगे तो मुझे दो तीन कहावतें बचपन की याद आ गई जो स्कूल में मुहावरों के रूप में पढ़ाई जाती थी। पहली भ्रष्टाचार के लिए थी कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और दूसरी जो इन्होंने मीडिया को लाके कटघरे में खड़ा किया तो मुझे जाने क्यों लगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बात यह है कि ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इनसे पूछिए कि न्याय ये देना किसको चाहते हैं। अगर इनको न्याय यात्रा निकालनी है तो ये बंगाल से निकाले, संदेश खली से निकाले, जहां की महिला मुख्यमंत्री जो है वो सरकारी जो वहां पे दरिंदे बैठे हैं उनको बचाने का काम कर रही है। महिलाएं सप्लाई होती रही उनके घरों में, वहां न्याय यात्रा नहीं निकाली जा रही, नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इंडिया लाइंस का लालच है। हम न्याय देना चाहते हैं जो आपने एक तरफा ये इंडिया लाइंस को बचाने बर्बाद कर दिया है। हम न्याय देना चाहते हैं, आप बता रहे हैं न्याय, हम मुक्ति दिलाना चाहते हैं जो आपने झूठ और प्रोपेगेंडा से देश को, जनता को गुमराह किया है। हम न्याय दिलाना चाहते हैं इन सब चीजों से, हम न्याय दिलाना चाहते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता और मीडिया उनसे एक सवाल पूछने की एक हिम्मत नहीं जुटाता। हम इससे न्याय दिलाना चाहते हैं, अंदर बैठने के लायक हम ये न्याय दिलाना। अगर आज की डेट में चुनाव हो जाए, ये लोग विपक्ष में 10 कुर्सियां लाने लायक नहीं है, ये काय की न्याय अगर ऐसी स्थिति होती तो नहीं, आपने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। अंतिम चंद सेकंड है अपूर्वा जी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। वो एमओयू सामने क्यों नहीं है? ये इतनी सी तो बात कह रहे हैं, जो ईआरसीपी पर आपने एमओयू किया है वो जनता के सामने क्यों नहीं है? क्या है इस एमओयू में? इसलिए कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। आभार निकाल दे रहे हैं जनता को, आभार दे रहे हैं जनता को। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने तो 16,000 करोड़ से ऊपर का गबन किया लोगों को पानी पिलाने के लिए, मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जैसे लिखा था कि हम लोग आते ही यहाँ की जनता को पानी पिलाएंगे, उसके लिए हमने एमओयू साइन किया और आज हम उस जनता को आभार देने के लिए जा रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि जनता को पानी अच्छे से पिला पाए, और कई बार पानी पिलाने की बात आए जनता को तो आप दोनों मिलकर के पिलाएं, ज्यादा अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अब आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देखिए राजनीतिक तकरार तो यूं ही जारी रहेगी, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया अपने घोषणा पत्र में, वो वादा पूरा होकर के जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं उन तक पानी पहुंचता है, जनता पानी का स्वाद चख पाती है, ये देखना भी जरूरी होगा।